लुक एट यू। इस डार्क रूम में बैठकर खुद को कोई ग्रेट हिस्टोरियन समझ रहे हो। सच का मुझे बड़ी हंसी आती है तुम लोगों को देखकर। तुम इंडियंस के अंदर एक डेस्परेट पैथेटिक बीमारी है, एक इल्यूजन में जीने की बीमारी कि तुम कभी एक ग्रेट नेशन थे। बट लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट, तुम लोग कभी एक नेशन थे ही नहीं। विंस्टन चर्चिल ने खुद बिल्कुल परफेक्ट कहा था, इंडिया इज अ जियोग्राफिकल टर्म, इट इज नो मोर अ यूनाइटेड नेशन देन द इक्वेटर। जानते हो तुम लोग हमारे आने से पहले क्या थे? एक क्योटिक, मैसी और अनसिविलाइज्ड वारिंग ट्राइब का झुंड। तुम लोग बस जमीन के टुकड़ों के लिए कुत्तों की तरह लड़ते हुए कबीले थे। ना कोई पहचान, ना कोई सिस्टम। इट वाज अस, द ब्रिटिश एम्पायर, जिसने तुम्हें बॉर्डर्स दिए, रेलवे दी, तुम्हें सिविलाइज किया। तुम्हें तो इंडिया का मतलब तक नहीं पता था जब तक हमने उसे मैप पर ड्रा नहीं किया। इतिहास का रोना बंद करो और घुटनों पर बैठकर मुझे थैंक यू बोलो। हो गया अभी तेरा। फेविकॉल दूं कि बिना उसके टिक्के बैठ जाएगा? थैंक यू बोलो। थैंक यू, हम तुम्हें थैंक यू बोले। बिल्लू, तुमने ये जो वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स और ओरिएंटलिज्म का जो चश्मा पहना हुआ है ना, आज इसी टेबल पर, इसी स्पॉटलाइट के नीचे उस चश्मे का नंबर बदल के भेजूंगा। हम कबीले थे, तुम हमें सभ्य बनाने आए थे, हमें पहचान दी। ऑब्वियसली तुमने हमें कबीला सिर्फ इसलिए कहा ताकि तुम अपने उस छोटे से आइलैंड के भूखे लुटेरों की डकैती को सिविलाइजेशन मिशन का टैग दे सको। तुम मैप पर जगह दोगे हमें? अबे जाहिल इंसान, जब तुम्हारे परदादा गुफाओं में कच्चा मांस चबा रहे थे, जब तुम्हारे यूरोप को सिविलाइजेशन का सी भी नहीं पता था, उससे हजारों साल पहले हमारे विष्णु पुराण में इस देश का पूरा ज्योग्राफिकल और कल्चरल डीएनए पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया गया था। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमोदृशश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। डायरी में लिख ले इसका मतलब। समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में जो देश है उसी का नाम भारत है। ये तुम्हारी ब्रिटिश संसद का पास किया हुआ कोई खोखला कानून नहीं है, ये हमारी हजारों साल पुरानी जियोपॉलिटिकल आइडेंटिटी है। जम्बू द्वीप और भारतवर्ष का कंसेप्ट तुम्हारे जन्म से बहुत पहले का है। रेलवे तो तुमने हमसे लूटी हुई कपास, मसाले और मजदूरों का खून ढोने के लिए बनाई। हमें जोड़ा हमारे पूर्वजों के नंगे पैरों ने। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य नाम का एक सन्यासी केरला से पैदल निकला, बिना तुम्हारे वीजा के, बिना तुम्हारी कोयले वाली ट्रेन के। उन्होंने देश की चारों दिशाओं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, 4 मठ स्थापित कर दिए। पूरा देश तीर्थ यात्रा के एक अदृश्य नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। हमारी मिट्टी को एक राष्ट्र हमारे वेदों ने और मंदिरों ने बनाया, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की सड़ी हुई फाइलों ने नहीं। बकवास! यह सिर्फ एक धार्मिक रोमांटिसिज्म है। देश को चलाने के लिए धर्म नहीं, इकोनॉमी और एजुकेशन सिस्टम चाहिए। इकोनॉमी सिस्टम? जब तुम्हारी वो भिखारी और डकैत कंपनी हमारे सी कोस्ट पर गिड़गिड़ा रही थी, बिजनेस दे दो प्लीज, बिजनेस दे दो, तब मराठों के दौर में पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा 24% था। पूरी दुनिया का 1/4 पैसा इसी कबीले से बनता था। और जब तुम 1947 में हमारा खून चूस कर यहाँ से निकले ना, तो वही जीडीपी 2% पर आ गई। तुम कौन सी इकोनॉमी देकर गए हमें? तुम हमें बनाने नहीं, खुद अमीर बनने आए थे झोंपड़ी वालों। एजुकेशन की बात करता है, तुम्हारे लोग नहाना तक नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे ग्लोबल एजुकेशन हब थे। पूरी दुनिया एंट्रेंस एग्जाम देकर दाखिला लेती थी इधर। तुम हमें बॉर्डर और नेवी कल्चर दोगे? राजेंद्र चोल का नाम सुना? चोमू चोल साम्राज्य की नेवी ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को अपने कदमों में रखा हुआ था। बे ऑफ बंगाल को चोल लेक बना दिया था। हम सिल्क रूट और स्पाइस रूट के राजा थे, और तुम बस समुद्री लुटेरे। क्या हुआ बेल्टन बाबू? कोई ना, जल गई पैंट तो कच्छे में चले जाना, पहचान लेंगे उसमें भी तेरे को। कुछ ही दिन पहले ठीक इसी कुर्सी पर तेरा भाई डोगमा बैठा था। वो आर्यन इन्वेंशन थ्योरी का झंडा लेकर आया था। जब वो इस कमरे से गया ना, तो उसकी हालत भी बिल्कुल तेरे जैसी थी। डोगमा? वो तो बस एक बच्चा था वो बेकर। तुम मुझे इन ऊंची आवाजों और इतिहास के पन्नों से नहीं डरा सकते। मैं एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हूँ। ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर? सही है बेटा, बेटे का दम तो देख लिया था। चलो कोई ना, बाप का दम देख लेते हैं। चलो तुम्हारा इतिहास मान लेते हैं। एक बात बता, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तुम्हारे वेस्टर्न हिस्टोरियन की किताबों में पढ़ा कि कोई सिकंदर अलेक्जेंडर नाम का बंदा था, कहते हैं वो विश्व विजेता था। ऐसा कोई था या बस ग्रीक माइथोलॉजी है? मे बी तुम गोरों का कोई पियर। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
अलेक्जेंडर एक ऐतिहासिक सत्य है। उसने इजिप्ट को जीता, पर्सिया के अजय साम्राज्य को रौंद दिया और वो मानव इतिहास का सबसे महान विजेता बिंगो, था। फंस गया चूहा। सुनना चाहता था तेरे मुंह से। वो दुनिया का विश्व विजेता था जिसने पर्शियन एम्पायर को घुटनों पर ला दिया। एक बात समझा मेरे ऑक्सफोर्ड के बिल्ले, अगर तेरा सिकंदर इतना ही महान था तो हम तो सिर्फ कबीलों के झुंड थे। वो तेरा विश्व विजेता व्यास नदी के किनारे से उल्टे पैर क्यों भाग गया बे? उन्हें घर की याद आ रही थी। होम सिकनेस। सेना थक गई थी। वो ग्रीस से लेकर ईरान तक खून की नदियां बहाते हुए नहीं थकी, साला इंडिया के बॉर्डर पर आकर अचानक से थक गई। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं शिकार वेले कुत्ती हगाई। बेटा सच्चाई ये है कि तुम्हारी वो सभ्य सेना हमारे कबीलों का साइज देखकर कांप गई, पैंट गीली हो गई उनकी। क्योंकि नदी के उस पार मगध की सेना, नंद साम्राज्य की सेना इंतजार कर रही थी उनका। 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 8,000 रथ, 6,000 लड़ाकू हाथी। अबे बेल्टन मुझे एक बात समझा, कौन सा कबीला 2 लाख की स्टैंडिंग आर्मी और हाथियों की फौज मेंटेन करके रखता है? कबीलों के पास तो बस भाले होते हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और सेंट्रलाइज इकोनॉमी जैसी चीजें थोड़ी ना होती हैं। अबे तुम्हारी औकात नहीं थी हमारे एक राज्य तक से टकराने की। 100 साल लगे तुम्हें यहाँ पैर जमाने में। और सिर्फ सिकंदर ही क्यों, उन खूंखार मंगोलों का क्या? वो चंगेज खान के वंशज जिन्होंने बगदाद में खोपड़ियों के पहाड़ बना दिए, वो भारत की सीमा पर आकर ढेर क्यों हो गए? अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी जनरल जफर खान और मलिक काफूर ने उन मंगोलों को गाजर मूली की तरह काटा। जो मंगोल पूरी दुनिया को कुचल रहे थे, वो इस कबीले की तारबंदी क्यों नहीं तोड़ पाए? हम एक राष्ट्र थे और रहेंगे। तुमने हमें एक नेशन नहीं बनाया। हमारे खजाने ने तुम्हारे छोटे से आइलैंड को अमीर बनाया। डील विद इट। सोचना भी मत। बिल्टन बाबू, अगली बार सभ्यता का पाठ पढ़ाने आओ तो अपने साथ डायपर जरूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, दिमाग में अच्छे से गाड़ा जाता है। Mr. Indian Baker. Mr. Indian Baker. टमाटा जाने दे लुखे को। Yeah, Mr. Indian Baker.